हेलो स्टूडेंट। हम लोग इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास 1 कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी पढ़ रहे हैं, जिसकी 2 क्लास ऑलरेडी हो रखी है। तो जाकर के आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में सभी स्टेट में किसी न किसी पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है। स्टाफ नर्स के लिए बोलो, चाहे नॉर्सेट के लिए बोलो, यानी कि सभी में निकली हुई है। तो उन सभी के लिए आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। बेस्ट ऑफ लक। चलिए स्टडी करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, कल हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किए थे। बाकी की जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर प्री-एक्लेम्सिया। प्री-एक्लेम्सिया सभी ने पढ़ा है, देख लेते क्या है। अ यंगर एज, ऑप्शन बी फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी, ऑप्शन सी हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी हेल्दी वेट। नाउ राइट आंसर इज हाई ब्लड प्रेशर। एक्लेम्सिया किसको बोलेंगे? जिसमें क्या होगा? प्री एक्लेम्सिया क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर को एक्लेम्सिया भी कहते हैं, पता है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट अ यूट्राइन इन्फेक्शन आफ्टर द डिलीवरी। क्या है, कौन सा इफेक्टिव वे है जिससे हम लोग यूट्राइन डिलीवरी में इन्फेक्शन को रोक सकते हैं? ऑप्शन ए रेगुलर पेल्विक एग्जामिनेशन, ऑप्शन बी एंटीबायोटिक थेरेपी, ऑप्शन सी प्रॉपर पेरेनियल हाइजीन एंड ऑप्शन डी वेजाइनल डचिंग। नाउ राइट आंसर इज प्रॉपर पेरेनियल केयर। अब प्रॉपर पेरेनियल केयर में क्या क्या चीज़ आती है वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सम इक्विपमेंट दिए हैं, टॉवेल है, वॉश बाथ है, ये सारी चीज़ें दी हुई है। क्या है? हाइजीन के लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या होगा पेरेनियल केयर में। पेरेनियल हाइजीन इज इम्पॉर्टेंट टू प्रमोट द हीलिंग एंड प्रिवेंट द इन्फेक्शन। हियर आर सम टिप्स फॉर द प्रॉपर पेरेनियल केयर। ठीक है, पेरेनियल केयर क्या है, प्रमोट किस लिए करती है कि इन्फेक्शन से हीलिंग और प्रिवेंशन फॉर इन्फेक्शन के लिए प्रमोट करती है। क्या? पेरेनियल केयर। अब इसके कुछ टिप्स क्या है। वॉश योर हैंड्स। आप जब भी पेल्विक एरिया को क्लीन करने जाएंगे उससे पहले अपने हाथ को धोना है, ठीक है। या फिर टॉयलेट जाते हैं तो भी हैंड वॉश करना है, ये तो बेसिक चीज़ है, पता ही है। वॉश द एरिया, जितना भी पेरेनियम है उसको अच्छे से वॉश करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, ड्राई द एरिया। पेरेनियम एरिया को सूखा रखना है, ठीक है, ताकि कंटामिनेशन ना हो सके। चेंज योर सैनिटरी पैड। जो सैनिटरी पैड यूज़ कर रहे हैं उसको प्रॉपर टाइम टू टाइम चेंज करना है। 4 आवर में आपको पैड चेंज करना है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टेक बाथ एंड शावर। नहाना है आपको डेली, ऐसा नहीं है कि हम नहाएंगे नहीं। अलाउ द एयर टू सर्कुलेशन। ओके, हमेशा एकदम से बंद कमरे में नहीं रहना है, हमेशा हवा का आवाजावी बहना चाहिए, ठीक है। या फिर आप जब भी वो करते हैं पेरेनियम में भी थोड़ी बहुत हवा लगती रहनी चाहिए। नाउ स्टे हाइड्रेशन। क्या करना है? पानी खूब पीना है, डिहाइड्रेट नहीं होना है। आफ्टर द चाइल्ड बर्थ यू कैन ऑल्सो ट्राई जेनाइटल पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस। ठीक है, बच्चे के होने के बाद में पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करनी है। आप पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज के लिए मैंने इसके पहले एक क्वेश्चन लिया था, उसमें बताया था, आप लोग जाकर के प्रीवियसली जाके देख लीजिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the term for baby deliver before the 28 week of pregnancy। क्या है, जब 28 वीक के पहले यदि बेबी डिलीवर हो जाता है तो उस टर्म को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रीटर्म, ऑप्शन बी अर्लियर प्रीटर्म, ऑप्शन सी लेट प्रीटर्म, ऑप्शन डी फुल टर्म। राइट आंसर इज अर्लियर प्रीटर्म। तो देख लेते हैं कितने कितने वीक में यदि डिलीवर होता है तो कौन कौन सा टर्म कहलाता है। प्रीटर्म लेबर इज व्हेन द बीइंग बिफोर 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड प्रीटर्म लेबर या प्रीमेच्योर लेबर। ओके, क्या होगा यदि डिलीवरी 37 वीक से पहले हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? प्रीटर्म लेबर कहलाती है या प्रीमेच्योर लेबर कहलाती है। अब इसमें कितने टाइप के होते हैं देख लेते हैं। प्रीटर्म लेबर कैन बी कैटेगराइज एज द अर्लियर एंड लेट। ठीक है, इसमें कैसे कैटेगराइज करते हैं? जल्दी होने की वजह से या फिर लेट होने की वजह से।
ठीक है, तो अर्लियर प्रीटर्म कौन सा कहलाएगा? ऑकरिंग बिफोर 33 वीक ऑफ जस्टेशन। ठीक है, जस्टेशन वीक 33 वीक के से पहले ही यदि डिलीवरी हो जाती है तो अर्लियर प्रीटर्म कहलाएगा। और लेट प्रीटर्म कब कहलाएगा? 34 to 36 वीक तक मैं बोल रही 34 to 36 वीक तक लेट प्रीटर्म कहलाएगा। और उसके बाद में 36 वीक के बाद में होता है तो फुल टर्म कहलाता है। ओके, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है प्रीटर्म लेबर में? प्रीटर्म लेबर कैन बी लीड टू प्रीमेच्योर बर्थ। वो तो सभी को पता है प्रीमेच्योर बर्थ होगा। इसमें वेट बेबी का कम देखने को मिलेगा, सम प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। ठीक है, मेजर कॉज इन्फेंट डेथ। ओके, प्रीटर्म लेबर में मेजर कॉज क्या देखने को मिलता है? इन्फेंट डेथ देखने को मिलता है, लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, अर्लियर द बर्थ ग्रेटर टू हेल्थ रिस्क फॉर बेबी के लिए काफ़ी सारे हेल्थ रिस्क देखने को मिलती है, वो तो सभी को पता है। ओके, नाउ क्या है? सम साइन ऑफ प्रीटर्म लेबर। अब इसमें प्रीटर्म लेबर के कुछ साइन बताए गए हैं। क्या क्या है? पेल्विक और लोअर एब्डोमिनल प्रेशर। ठीक है, क्या होगा? लोअर एब्डोमिनल प्रेशर रहेगा। क्या है? लो एंड डल बैक रहेगा, बैक में पेन रहेगा अधिकांश साइड। ठीक है, ऑफन पेनलेस ब्लीडिंग होगी। ठीक है, यूट्राइन थिकनिंग ऑफन पेनलेस होगा। ठीक है, यूटर थिकन होने लगेगा। ये सारी प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी कब? प्रीटर्म लेबर के समय। ओके, यही चीज़ है। और आगे चलिए देखते हैं इसमें अब रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, किन किन लोगों को प्रीटर्म होने की चांसेस रहते हैं। जो मदर स्मोकिंग करती है, ड्रिंकिंग करती है और कोई भी ड्रग लेती है जैसे कोकीन वोकीन है, तो उन सबको चांसेस रहते हैं प्रीमेच्योर बेबी के, प्रीटर्म बेबी के। फिर क्या है? हाई स्ट्रेस लेवल, हाइपरटेंशन जिसको रहता है उनको भी प्रॉब्लम रहती है। लो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस जिसका होता है उसको भी दिक्कत होती है। डोमेस्टिक वायलेंस के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिटेक्ट द फीटल हार्ट बीट? ओके, कौन सा ऐसा वे है जिससे हम लोग फीटल हार्ट बीट अच्छे से चेक कर सकते हैं? ठीक है, देख लेते हैं। ऑप्शन ए अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन बी पल्पेशन, ऑप्शन सी ब्लड टेस्ट, ऑप्शन डी फिटोस्कोप। नाउ राइट आंसर इज फिटोस्कोप। ओके, फिटोस्कोप सभी ने देखा होगा, जब आप गायनिक पोस्टिंग के लिए जाएंगे तो फिटोस्कोप जरूर देखेंगे, वहाँ देखने को आपको मिलेगा। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन? ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी का? ऑप्शन ए इटोपिक प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी प्रीटर्म लेबर, ऑप्शन सी जेस्टेशनल डायबिटीज, ऑप्शन डी हाइपरटेंशन। नाउ राइट आंसर इज क्या है? ऑप्शन ए, सॉरी इसमें जेस्टेशनल डायबिटीज कौन सा है? ऑप्शन सी जेस्टेशनल डायबिटीज। कॉम्प्लिकेशन की बात हो रही है, यदि हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन की तब इटोपिक प्रेगनेंसी आएगा। ठीक है, यदि हम कॉम्प्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें आएगा जेस्टेशनल डायबिटीज। ओके, जेस्टेशनल डायबिटीज है क्या चीज़ देख लेते हैं। Gestational diabetes is the type of diabetes that can occur during the pregnancy when the body can't produce insulin to meet the extra need of pregnancy. Okay, जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है? प्रेगनेंसी के समय जो एक्स्ट्रा इंसुलिन की ज़रूरत होती है वो बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, तब क्या कॉज होता है? जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है। ठीक है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ इज कॉज्ड बाय द हार्मोन चेंजिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एज वेल एज जेनेटिक एंड लाइफस्टाइल फैक्टर। ओके, ये क्या हो सकता है? जो प्रेगनेंसी के समय में हार्मोनल चेंजेस होता है उसकी वजह से ये होता है। ये या तो लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकता है या तो फिर जेनेटिक भी हो सकता है। इसमें सिम्टम क्या क्या देखने को मिलेंगे आप लोगों को? जेस्टेशनल डायबिटीज़ में सिम्टम्स इंक्लूड द फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, नोसिया, थर्स्ट, ठीक है, थ्रिडनेस, ये सब चीज़ें देखने को आपको मिलेगी। ये सारे वार्निंग साइन हैं। नाउ नेक्स्ट, डायग्नोसिस कैसे होगी? डायग्नोसिस अब जेस्टेशनल डायबिटीज़ की क्या डायग्नोस करेंगे हम लोग? ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो उसमें क्या मिलेगा? ग्लूकोज का लेवल चेंज देखने को मिलेगा। वही क्या होगा हमारा?
क्या है, और एक और क्या कौन सा टेस्ट करवाते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। दो चीज़ होगी, एक ब्लड टेस्ट होगा और दूसरा क्या होगा, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होगा। ठीक है, ये डायग्नोसिस हो गई। अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसमें ट्रीटमेंट इंक्लूड डायबिटीज, डाइट, एक्सरसाइज, मेडिकेशन एंड सम टाइम इंसुलिन इंजेक्शन। ठीक है, यदि ज़्यादा ही बड़ा हुआ तो इंसुलिन इंजेक्शन देंगे, वैसे कोशिश करेंगे डाइट, एक्सरसाइज और मेडिसिन के थ्रू ठीक करने का। नाउ नेक्स्ट क्या होगा, रिस्क में क्या, इसमें क्या कौन कौन से होंगे, Gestational diabetes can be problem for the both mother and baby. Okay, risk can be reduced. The condition is डिटेक्टेड अर्लियर एंड as well as मैनेज। ठीक है, इसको हम कोशिश करते हैं, इसीलिए देखिए हो कि आप जब भी फर्स्ट टर्म में जाती है लेडी से दिखाने के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तभी उसका हम लोग क्या करते हैं, ब्लड वो शुगर ब्लड चेकिंग करवा लेते हैं, सारी जो इन्वेस्टिगेशन है फर्स्ट टाइम में ही इसीलिए कर लेते हैं कि ताकि अर्लियर हमको पता चल सके और उसका हम प्रिवेंशन कर सके। नाउ नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंशन क्या आएगा, मेंटेन द हेल्दी वेट, एक्सरसाइज बिफोर द प्रेगनेंसी एंड हेल्प टू प्रिवेंट जेस्टेशनल डायबिटीज़। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा मैं आपको बता दूं कि जिनकी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज होती है उन लोगों को ये सब प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। तो क्या करते हैं कि जब भी प्रेगनेंसी कंसीव जो भी प्लान करते हैं तो उसके पहले क्या है, प्रेगनेंसी बिफोर प्रेगनेंसी के एक्सरसाइज करवाते हैं, उनको डाइट प्लान मेंटेन करते हैं। ठीक है, और वेट को मैनेज करने के लिए बोलते हैं जो ओवर वेट होते हैं उन लोगों को। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म फॉर अ बेबी हु इज टू लार्ज टू फिट थ्रू द बर्थ कैनाल। ओके, ऐसा कौन सा वर्ड है जो हम यूज़ करेंगे जो बहुत बड़ा बेबी होता है उसके लिए। ऑप्शन ए मैक्रोसोमिया, ऑप्शन बी फीटल डिस्ट्रेस, ऑप्शन सी प्लासेंटा प्रीविया, ऑप्शन डी रिटेंड प्लासेंटा। नाउ राइट आंसर इज मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया का मतलब क्या होता है कि बड़ा हुआ बेबी। ठीक है, जो नॉर्मल वेट होता है बेबी के लिए, नॉर्मल वेट कितना होता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। जितना भी वेट होता है उससे यदि बड़ा हुआ बेबी होता है तो वो क्या कहलाता है, मैक्रोसोमिया। ठीक है, मैक्रोसोमिया इज द मेडिकल टर्म देन मीन्स फीटस न्यूबॉर्न इज लार्ज देन एवरेज वेट। मैंने जो हिंदी में बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, द टर्म कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रो मीनिंग बिग एंड सोमिया मीनिंग बेबी। ओके, क्या है ये, कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और सोमिया का मतलब होता है बॉडी। ओके, बड़ी हुई बॉडी को ही मैक्रोसोमिया कहा जाता है। ओके, अब इसमें कितना वेट से ज़्यादा बच्चे को हम मैक्रोसोमिया का बोल सकते हैं। ठीक है, 4 kg या 4 यानी कि कहना चाहिए 4 kg या फिर 4.5 kg को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैक्रोसोमिया, या 5 kg को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैक्रोसोमिया। क्योंकि अपने यहाँ पे नॉर्मल क्या है, कितना वेट होना चाहिए बच्चे का, 3 kg नॉर्मल वेट है अपने यहाँ का। तो यदि हमारे यहाँ यदि 4 kg से ऊपर होता है तो वो कहलाएगा मैक्रोसोमिया। लेकिन फॉरेन में नॉर्मल बच्चे 5 kg के होते हैं तो वहाँ का जो वो है वो अलग चीज़ होगी। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आती है, मम्मी को और बेटे को यदि मैक्रोसोमिया है तो वेजाइनल डिलीवरी डिफ़िकल्टी हो जाएगी, और यदि होगी भी तो रिस्क होगा। दूसरा क्या होगा, सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। बड़ा बच्चा है तो यूट्राइन रप्चर हो जाएगा। ठीक है, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं बेबी को। ठीक है, लाइक डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पस ऑफ प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड। अब प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड करवाने का क्या पर्पस है देख लेते हैं। ऑप्शन ए मॉनिटर फीटल ग्रोथ, ऑप्शन बी डिटेक्ट फीटल एबनॉर्मलिटीज, ऑप्शन सी कन्फर्म प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। हम लोग क्या करेंगे, जो कहना चाहिए कि प्रेगनेंसी के समय में जो अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है वो सारी चीज़ों को देखते हैं कि बच्चा प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बच्चे में कहना चाहिए कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, जैसे आजकल डाउन सिंड्रोम वगैरह की प्रॉब्लम आती है, मेंटल रिटार्डेशन की वगैरह, और यदि कोई बॉडी पार्ट प्रॉपर नहीं बन रहा है, ये सारी चीज़ देख लेते हैं।
कंफर्म प्रेगनेंसी भी हम उसी से पता करते हैं। ओके, कंफर्मेटरी टेस्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ऑप्शन ए क्या है कॉमन, क्या कॉज क्या है एनीमिया का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? लो आयरन इंटेक, ऑप्शन बी हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी एक्सेसिव वेट गेन एंड ऑप्शन डी एक्सरसाइज इंक्रीज एक्सरसाइज। नाउ राइट आंसर इज लो आयरन इंटेक। इसीलिए बोला जाता है ना, जैसे प्रेगनेंसी कंफर्म होती है सबसे पहले डॉक्टर क्या पकड़ाती है, फॉलिक एसिड, आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट हाथ में पकड़ा देते हैं, इसीलिए ताकि आयरन की कमी ना हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच हार्मोन हेल्प टू सॉफ्टन द सर्विक्स इन द प्रिपरेशन ऑफ लेबर? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो क्या करेगा, सर्विक्स को सॉफ्ट करने का काम करेगा? कब? जब लेबर होता है, तब लेबर के समय की बात हो रही है यहाँ पे। तो कौन सा हार्मोन है देख लेते हैं। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी रिलैक्सिन, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। नाउ राइट आंसर इज रिलैक्सिन। रिलैक्सिन ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, सर्विक्स को सॉफ्ट होने में हेल्प करता है ड्यूरिंग द लेबर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the most common position for a baby to be a born in? ओके, ऐसी कौन सी पोजीशन है जो बेबी को बर्न होने के लिए नॉर्मल मानी जाती है या कॉमन मानी जाती है? ऑप्शन ए बिग प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी ऑब्लिक प्रेजेंटेशन। नो राइट आंसर इज वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि इसके पहले मैंने वर्टेक्स प्रेजेंटेशन को आपको विथ डायग्राम बता दिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन वुमेन? ओके, क्या है? ऑप्शन ए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ऑप्शन बी एंडोमेट्राइटिस, ऑप्शन सी ट्यूबल ब्लॉकेज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो सारे सिम्टम दिए हुए हैं इसमें, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, एंडोमेट्राइटिस, ट्यूबल ब्लॉकेज, ये सारे सिम्टम क्या करेंगे, इनफर्टिलिटी कॉज करेंगे एक वुमेन में। देखिए पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो क्या ओवी में सिंड्रोम है तो कहाँ से ओवी एग रिलीज करेगी? इंडोमेट्राइटिस है तो भी नहीं हो पाएगा। ट्यूब यदि ब्लॉकेज है तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। पता है ना, ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये सारे क्या करेंगे, कॉज करेंगे, इनफर्टिलिटी कॉज करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट फॉर एन इटॉपिक प्रेगनेंसी? ऑप्शन ए ओवेरीज, ऑप्शन बी फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी यूट्रस, ऑप्शन डी सर्विक्स। तो ऐसी कौन सी कॉमन साइट है जो एटॉपिक प्रेगनेंसी के लिए होती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर जो बात कर रहे थे ना हम, कॉम्प्लिकेशन और इटॉपिक प्रेगनेंसी क्या है? देखिए क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, यूट्रस में। तो यदि यूट्रस में इम्प्लांटेशन ना हो करके यदि किसी और पार्ट में इम्प्लांटेशन होता है, जैसे ओवी है और सर्विक्स है, तो यदि यहाँ पे आप इम्प्लांटेशन होगा तो क्या कहलाती है, इटॉपिक प्रेगनेंसी कहलाती है। तो वो कौन सा मोस्ट कॉमन साइड है? अधिकांश समय फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इटॉपिक प्रेगनेंसी है क्या चीज़। जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है इसमें, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, ये जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है कहाँ होगी, इसमें क्लियर दिख नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं। नॉर्मल प्रेगनेंसी कहाँ पे होगी, फुलफिल, यूट्रस में इम्प्लांटेशन होगा। फर्टिलाइजेशन तो होगा हमारा कहाँ, फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन यूट्रस में इम्प्लांटेशन होगा कहाँ पे, देखो इसमें नॉर्मली दिख रहा है। लेकिन यदि एबनॉर्मल देखो नीचे सर्विक्स में दिखेगा या फिर इधर भी इम्प्लांटेशन हो जाएगा या फैलोपियन ट्यूब में, तो क्या कहलाएगी, इटॉपिक प्रेगनेंसी कहलाएगी। ठीक है। An ectopic pregnancy is a pregnancy that can occur when a fertilized egg implant outside of uterus, usually in fallopian tube. It's medical emergency if the rupture. Okay.
क्या होता है, मैंने जो बताया वही चीज़ है इसमें कि फर्टिलाइज एग जो है वो इम्प्लांट कहाँ यूट्रस में नहीं होकर कहीं पे भी हो जाता है, फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, इटॉपिक प्रेगनेंसी के बोलेंगे। ठीक है, सिम्टम्स देख लेते हैं इटॉपिक प्रेगनेंसी की। एब्डोमिनल पेन होगा टिपिकली इन वन साइड, शोल्डर पेन होगा, ठीक है, शोल्डर एंड्स होगा, एंड आर्म्स में क्या होगा, पेन होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, ठीक है, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलर पीरियड की जैसे एकदम से दर्द होगा, बहुत तेज दर्द होगा, डिजीनेस एंड फीलिंग होगी, ठीक है, डिस्कम्फर्ट होगा। नेक्स्ट क्या होगा, अपसेट स्टमक रहेगा, वोमिटिंग होगी, ठीक है, बेली क्रम्प होएगा, पेन नेक एंड वेक्टम में पेन होगा, ठीक है। ये सारे क्या है, इटॉपिक प्रेगनेंसी के क्या है, सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जिसको भी इटॉपिक प्रेगनेंसी है उनको ये सिम्टम देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन साइट पूछता है तो कौन सा है, फैलोपियन ट्यूब। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजिंग द पोस्टपार्टम हेमोरेज। नाउ ऑप्शंस आर, क्या है फर्स्ट स्टेप, क्या है मैनेज करने की पोस्टपार्टम हेमोरेज को। ऑप्शन ए, मॉनिटर विटल साइंस, ऑप्शन बी, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, ऑप्शन सी, परफॉर्म द मैनुअल प्लासेंटा, ऑप्शन डी, परफॉर्म अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नाउ राइट आंसर इज एडमिनिस्टर ऑक्सीटोसिन। क्यों करते हैं भाई, चलिए देख लेते हैं पीपीटी में ऐसा क्या होता है। तो पीपीएच में, PPH is the emergency that is required to immediate treatment to stop the bleeding and prevent a serious complication. The goal is to be identified and treat the underlying cause of the bleeding and quickly as the possible. ठीक है, क्या है कि पोस्टपार्टम हेमरेज क्या है, इट इज़ अ इमरजेंसी कंडीशन है। ब्लीडिंग को हमको सबसे पहले रोकना होता है, स्टॉप करना होता है। क्यों, क्योंकि आगे की कॉम्प्लिकेशन ना हो इसीलिए। ठीक है, अब हम इसमें ट्रीटमेंट कौन कौन से देते हैं, अल्ट्राटोनिक मेडिसिन देंगे। अल्ट्राटोनिक मेडिसिन में क्या होगा, सबसे पहले कौन सी आएगी, ऑक्सीटोसिन आएगी, मीजोप्रोस्ट्रॉल आएगा, ठीक है, मैथेलोजोनोविन आएगा, ठीक है, कार्बोवोस्ट आएगा, डिनोपोस्टिन आएगा। ये सारी मेडिसिन हम देते हैं। और मोस्ट कॉमनली कौन सी देते हैं, ऑक्सीटोसिन, जिसका हम लोग यदि नाम बोले तो कौन सा, सिंटो कहते हैं ना, उसमें निकनेम में सिंटो आता है, तो वो ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। फिर क्या है, यूट्राइन मसाज करते हैं। यूट्राइन मसाज मैंने आपको इसके प्रीवियस पढ़ाया था। यूट्राइन एटॉनी को दूर करने के लिए क्या दिया जाता है, बाइमैनुअल यूट्राइन मसाज दिया जाता है। फिर क्या है, या भी मैंने थोड़ी देर पहले बाइमैनुअल कंप्रेशन टेक्निक जो होती है यूट्राइन मसाज की, वही है। ओवेटिक कंप्रेशन दिया जाता है, ठीक है, बलून टेम्पोनेंट्स दिए जाते हैं पीपीएच के लिए, एक और टेक्निक है। फिर होती है यदि ज़्यादा बढ़ जाता है, प्रॉब्लम बढ़ जाता है, तो क्या होता है, सर्जिकल टेक्निक यूज़ की जाती है, ठीक है। ब्लड एंड फ्लूइड रिप्लेसमेंट किया जाता है, एंटी शॉक जर्मेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, पीपीएच को ठीक करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए करेंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट, यदि ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है तो ऑक्सीजन सप्लाई करना है हम लोगों को बाय मास्क, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ प्रीटर्म लेबर, ओके। प्राइमरी कॉज क्या होता है प्रीटर्म लेबर का, चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, इन्फेक्शन, ऑप्शन बी, यूट्राइन एबनॉर्मलिटीज, ऑप्शन सी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नाउ राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। क्या है, प्रीटर्म लेबर के कारण क्या क्या चीज़ होते हैं, देख लेते हैं किन किन कारणों से प्रीटर्म लेबर होता है। प्रीटर्म लेबर कैन कॉज मेनी कॉजेस, ओके। क्या होगा, बहुत सारे कारणों से होता है। पहला क्या है, मेडिकल रीज़न। मेडिकल रीज़न में हम क्या क्या देखेंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, प्लासेंटल प्रॉब्लम होगी, यूट्राइन ब्लीडिंग होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, मेडिकल रीज़न है जिसकी वजह से प्रीटर्म लेबर होता है।
उसके बाद में देख लेते हैं क्रोनिक कंडीशंस। क्रोनिक कंडीशन में क्या आएगा, डायबिटीज़ होगी, हाई ब्लड प्रेशर होगा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होंगे। ये सारे यदि डिसऑर्डर है या डिसीज़ है तो प्री टर्म डिलीवरी देखने को मिलेगा या प्री टर्म लेबर देखने को मिलेगा। उसके बाद में क्या आता है, लाइफ स्टाइल फैक्टर। लाइफ स्टाइल फैक्टर हमारे जीवन में पहले भी आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि आज की डेट में लाइफ स्टाइल डिसीज़ बहुत ज़्यादा होती है। उन सब से प्रिवेंट करना है तो फिर से आप पुराने यानी कि 100 साल पुरानी जो ज़िंदगी जीते थे ना लोग, उसमें चले जाइए कि मॉर्निंग में जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करना है, टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है वाली चीज़ है। ठीक है, तो लाइफ स्टाइल में क्या क्या आ जाएगा, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एल्कोहल, यूजिंग इनलीगल ड्रग्स, ठीक है, एक्सपोजर टू इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन। ओके, अभी देखिए दिल्ली में सबसे ज़्यादा वहाँ के जो प्रॉब्लम है दिल्ली का क्या है कि वहाँ पे जितने जैसे कि रेशियो जो है, जो श्वास की प्रॉब्लम है, जितनी भी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है, वहाँ के लोगों को ज़्यादा देखने को मिलती है, वहाँ के बच्चों को ज़्यादा देखने को मिलती है। ओके, जो मदर स्मोक करती है, अल्कोहल लेती है या इनलीगल ड्रग जैसे कोकीन वोकीन है ये सब लेती है तो उनके बच्चों में भी ये सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट। क्या है, हम लोग जितना भी बोल रहे हैं ना कि सोशलाइजेशन हो रहा है, लेडी से बहुत ज़्यादा वर्कलोड ले रही है, तो वर्कलोड के साथ में घर और ऑफिस को मैनेज करने के साथ साथ उनमें स्ट्रेस लेवल भी बढ़ते जा रहा है। क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले निभाती थी लेडी से, उतना प्रॉब्लम नहीं होता था। अब सोचिए, आपने घर को भी छोड़ा नहीं है, ऑफिस को भी पकड़ा नहीं है वाली बात हो गई, दो जगह एक साथ आप बट थोड़ ना सकते हो। तो वो क्या है, स्ट्रेसफुल इवेंट्स हो गए हैं जिसकी वजह से भी ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। अदर फैक्टर क्या क्या है, शॉर्ट सर्विक्स होता है, यूट्राइन फाइब्रोसिस होता है, कैरिंग मल्टीप्लेक्स होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें काय की है, अदर फैक्टर है। और फिर क्या होता है, एक मोस्ट ऑफ द चीज़ होती है जेनेटिक इन्फ्लुएंस। यदि हमारे फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री है कि किसी को ऐसा हुआ है तो हमको देन होते हैं चांसेस ये सब चीज़ें होने की। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रीटर्म लेबर होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्ट टर्म इन्फेक्शन। अब देखिए इन्फेक्शन की बात हो रही है कि कॉमन कॉज क्या है पोस्ट टर्म इन्फेक्शन का। ऑप्शन ए इंडोमेट्राइटिस, ऑप्शन बी मास्टरटाइटिस, ऑप्शन सी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऑप्शन डी वुंड इन्फेक्शन। नाउ राइट आंसर इज इंडोमेट्राइटिस। इंडोमेट्राइटिस है क्या चीज़, इंडोमेट्राइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द इंडोमेट्रियम इन द इनर लेयर ऑफ यूट्रस। अब इंडोमेट्रियम होती कहाँ है, इनर लेयर ऑफ यूट्रस। अब यूट्रस की भी 3 लेयर होती है आपको पता है, तो उसमें सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है उसमें यदि इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन होता है तो वो इंडोमेट्राइटिस कहलाता है। और ये क्या काज करता है, पोस्ट टर्म इन्फेक्शन। सो स्टूडेंट, ये थे 15 MCQs जो हम लोगों ने लर्न किए। आई होप इसके साथ में कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके कवर हुए हैं, इसीलिए मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाती हूँ, आप लोगों को बोरिंग ना लगे। बट ये क्या है, बहुत इन्फॉर्मेटिव क्लास है क्योंकि डिटेल में पढ़ेंगे तभी हमको पता चलेगा, नहीं तो छोटी छोटी चीज़ें यदि हम स्किप कर देंगे तो वही है, फिर यही छोटी छोटी चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आने वाली सभी क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।